नंदवंश। हेडिंग दे दी है साहब, नंदवंश में नीचे लिख दीजिए महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद। चलिए ध्यान दीजिए, महापद्मनंद में दो चार बहुत महत्वपूर्ण बात समझाए थे। पहला नंबर सभी को याद होगा कि यह प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था, याद है सबको। दूसरा हमने समझाया कि इसने लगभग समस्त महाजनपद पर अपना अधिकार कर लिया और इसकी उपाधि क्या थी? सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। बोलो, इसके समय साम्राज्य छोटा रहा कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। इसने जितने भी मत्स्य है, इधर नीचे हम लोग देखे कि चेदी है, यहां तक कि आपको बताया था कि कलिंग पर भी इसने विजय प्राप्त किया था, याद है सबको। लिख दीजिए जल्दी से, नीचे लिखे हैं नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके लिखे महापद्मनंद, महापद्मनंद प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। महापद्मनंद प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। नीचे डैश तक लिख दीजिए महापद्मनंद ने सभी उत्तर भारत के क्षेत्र को विजय प्राप्त किया। सभी उत्तर भारत के क्षेत्र को जीतकर मगध में मिलाया। सभी उत्तर भारत के क्षेत्र को मगध के साम्राज्य में मिलाया। उत्तर भारत के क्षेत्र को मगध के साम्राज्य में मिलाया। नीचे डैश देके लिखो महापद्मनंद ने उग्रसेन तथा सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया। उग्रसेन तथा सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया। लिख रहा है उग्रसेन और सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया। उग्रसेन और सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया। बोलो उग्रसेन का मतलब, उग्रसेन का मतलब बोलो, मालूम है? ज्यादा गुस्सा आता। उग्रसेन का मतलब होता है भारी भरकम सेना का स्वामी। उग्रसेन का अर्थ क्या है? भारी भरकम सेना का स्वामी। काफी सेना इसके पास है। तो नीचे लिख दीजिए चलिए ध्यान दीजिए, चलो ध्यान दो। इसकी उपाधि है उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब है भारी भरकम सेना का स्वामी। दूसरा नंबर उपाधि क्या है? सर्व क्षत्रांतक। सर्व क्षत्रांतक, इसका अर्थ क्या है? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया। बोलो जी, यहां तक क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए हेडिंग धनानंद। धनानंद, बोलो धनानंद में दो ही बात लिखाएंगे। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। धनानंद को कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। और नया वंश की स्थापना किया किसका? मौर्य वंश का। थोड़ा कहानी सुन लो और फिर इसमें धनानंद को कंप्लीट करेंगे, फिर आज सेक्शन खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सुनोगे सब लोग बढ़िया से। व्यास नदी तक धनानंद का साम्राज्य था। पिछले क्लास में सुने हो। आपको मालूम है कि धनानंद जनता के प्रति बहुत सहिष्णु था कि बहुत ज्यादा उस पर कर लगाने वाला। आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के कर इतना ज्यादा लगाया कि जनता काफी त्रस्त थी, याद है ना सबको। और तब इसी बीच लोग चाह रही थी कि हटे, लेकिन सिकंदर की सेना
ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब जब सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी, लौट गई, तो बोलो धनानंद और घमंडी हो जाए? अरे सिकंदर जो विश्व विजेता है और इसके डर से भाग गया, तो इसका घमंड घटेगा कि बढ़ जाएगा? और बढ़ गया, ये और टैक्स बढ़ा दी, जो रेट है और बढ़ जाएगा, माने लगभग कमा के हम ही को दे देना है। उसी बीच एक मेन व्यक्ति हैं जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको कहते, बात समझोगे? एक पुस्तक है, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। उसमें एक नाटक का वर्णन किया गया है, वही नाटक 5 मिनट सुनोगे तो समझ में आएगा कैसे इसका पतन होता है। अब देखिए, चाणक्य एक प्रोफेसर है और इस समय सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, और तक्षशिला का राजा था आम्बी, और आम्बी पहले से ही सिकंदर से मिल गया था, याद है सबको? और चाणक्य भी सिकंदर से मिले थे। ये भी चाह रहे थे कि धनानंद हटे, और उस समय चाणक्य ब्राह्मणों में बड़ा नामी ब्राह्मण थे, और चूंकि धनानंद गैर क्षत्रिय है, ब्राह्मण को बहुत वैल्यू देता नहीं था। और बाद में जब सिकंदर की सेना लौट गई तो धनानंद तो विजयी रहा। अब जीतने वाले लोग के पक्ष में सब रहते हैं। धनानंद पटना में एक बड़े भोज का आयोजन किया खुशी में कि चलो एक पार्टी रहेगी, सब लोग आओ, और उस भोज में सबको निमंत्रण दिया। जिस समय भोज चालू हुआ, लोग बैठ के खाना शुरू किए, उसी समय धनानंद पहुंच जाता है चाणक्य के पास, वो भी बैठ के खाना शुरू किए थे, और भारी सभा में कहे कि अरे तुमको कौन बुलाया? तुम तो पहले से सिकंदर तरफ से मिला हुआ था, तुम पहले तक्षशिला में भी भेंट किया है, खड़ा हो अभी, आओ भागो। पूरा भोज चल रहा है और बीच सभा में बेइज्जती करके चाणक्य को भगा दी। अब बताओ, चाणक्य को बीच सभा में भगाया गया तो चाणक्य तो बड़ा अपमानित हुआ। चाणक्य उसी समय सोचा कि अब जैसे हो, हम अपना ब्राह्मण लोग टीक बांध के रखते थे, उसी समय टीक खोल दिए कि अब तभी टीक बांधेंगे जब तक इसको हटा नहीं देंगे। अब सोचो, जिसके डर से सिकंदर की सेना भाग गई, जिसके पास 20-20 हजार हाथी है, उसको हटाने के लिए टीक खोला है चाणक्य, जिसके पास कुछ नहीं। बात समझ रहे हो? जिसके डर से सिकंदर भाग गया, वो चाणक्य अपना टीक खोल रहा है कि अब टीक तभी बांधेंगे जब इसको हम हटा देंगे। तो सोच लीजिए चाणक्य कितना दृढ़ प्रतिज्ञा किया। अब ब्राह्मण उस समय राजा नहीं बनते थे, तो पहले तो चाणक्य सोच रहा है कि हमको एक योग्य व्यक्ति चाहिए कि इसको हटाएंगे भी तो राजा बनाएंगे किसको? किसी राजा से मिलेंगे तो हमको फिर बात मानेगा नहीं। तो एक जंगल में इसी तरह जा रहे थे तो देखे कि कुछ बच्चे राजा प्रजा के खेल खेल रहे हैं। कैसे बच्चों को देखा होगा, चोर सिपाही का खेल, कुछ लोग सिपाही बनता है, कुछ चोर बनता है। सिपाही वाला एकदम बिना मतलब के कहता है फायर, और एकदम एक्शन में देते रहता है, धाए धाए, चोर जो है गिरता है, इस तरह का खेल होता है। तो उसी प्रकार का खेल खेल रहा था राजा प्रजा। एक व्यक्ति राजा बना हुआ है, 2 आदमी पंखा होक रहा है, बाकी नीचे प्रजा बैठे हैं, राजा अपना ऑर्डर दे रहा है। चाणक्य छिप के देखा तो देखा कि जो व्यक्ति राजा का रोल कर रहा है बड़ा समझदार है, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात प्रजा को समझा रहा है। चाणक्य कहा कि इसी को राजा बना दे, और वह व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और यही चंद्रगुप्त मौर्य के घर गया चाणक्य और उससे कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। पहले जमाना में 8 भाई 9 भाई 10 भाई एक कॉमन घटना था, लोग पढ़ते लिखते कम थे। गुरु किसी के हाथ चले गए और कहे कि इसको दे दीजिए, हम पढ़ाएंगे, बड़ा परिवार में प्रसन्न होते थे कि लेते जाइए, वो कम से कम पढ़ा लिखल घर में रहे। अभी वाला बात नहीं था, उस समय पहुंच गए, अरे अब तुम्हारी यहाँ जाए कहे दे दीजिए इसको, हम एकदम पढ़ा लिखा के एकदम बीपीएससी। गार्जियन कहेगा ना जाओ चुपचाप एकदम झोला, जब नहीं भी तुम कहेगा जबरदस्ती भेज देंगे, ना भेजो। ये तो अभी का फेज, उस समय भी वही चीज था कि ना ये वो पढ़ लिख जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ले लिए और अपने साथ चल दिए। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री जैसे विषय का हेड डिपार्टमेंट, इससे उनको यहाँ काफी आय मिलती थी, और उस आय से ही कहे कि सेना बहाल करे। और जब प्रजा जानी कि चाणक्य अपना चूल खोल दिए हैं इस धनानंद को हटाने के लिए, सेना बहाल कर रहे हैं, तो प्रजा में भी कई लोग आ रहे हैं कि हम फ्री आपके साथ हैं, इसको किसी तरह हटा देना, पेमेंट एकदम नहीं लेंगे, आप जैसे कहिए हम वैसे करेंगे। तो इसके पास एक फ्री का काम करने वाला भी लंबा चौड़ा सेना तैयार होगा। अब कई बार धनानंद आक्रमण करे पटना में, लेकिन आक्रमण करे तो क्या धनानंद कमजोर शासक है? नहीं, जनता सोच रही है कि जीते, लेकिन आक्रमण के बाद इसके 50 सैनिक मारे गए, 10-20 घायल हो गए, लोग किसी तरह प्राण बचा के जंगल में भागे। जब प्रजा सुनती थी कि जा हार गया, बड़ा निराश होती थी, खैर कोई बात नहीं, फिर लगे। एक बार उसी तरह बहुत अच्छी इसकी तैयारी हो चुकी थी, और उस तैयारी के बाद प्रजा एकदम निश्चिंत थी कि अब एकदम विजय होना ही होना है, निश्चित अवर जीत जाएगा। और उसमें भी फिर वही हाल हुआ, चाणक्य के कई लोग मारे गए और फिर डर से जंगल भागे।
तो जंगल में देखे कि बीच जंगल में एक झोपड़ी, उससे रात में हल्की लाइट आ रही थी। अब वो झोपड़ी के नजदीक पहुंचे तो देखे अंदर बच्चे लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में, लगता है खाना आने वाला। अचानक छिप के देख रहा तो देखा कि अंदर से गर्मा गर्म खिचड़ी आया है और सब बच्चे के पास खिचड़ी परस दिया गया। अचानक सब देख रहा है। अचानक एक बच्चा कस के चिल्लाने लगा क्योंकि खिचड़ी बहुत गर्म थी और वो जैसे ही बीच में हाथ डाला खाने के लिए, हाथ जल गया। अब वो जोर से जब चिल्लाने लगा, मां दौड़ के आई, क्या हुआ? तो मां देखी कि बच्चा बीच में हाथ डाला खिचड़ी के लिए, हाथ जल गए। तो मां भी कस के डांटी कि तुम भी चाणक्य हो रहा है। चाणक्य सुन रहा था कि देख लिया क्या, हम बच्चा को कह रही तुम भी चाणक्य हो रहा है, हम क्या किए भाई? तो मां कस के डांट रही है कि ये वो तो पागल चाणक्य है जो बीचे में हमला बार बार करता है और हारते रहता है, वो इसने पागल तुम है। खिचड़ी गरम दिए तो बीचे से क्या खा रहा, किनारे से खाओ, धीरे धीरे पूरा खा जाएगा। गरम गरम खिचड़ी है तो बीच में मारोगे तो हाथ जलवे ना करेगा, किनारे से खाओ। चाणक्य का उसी दिन एंटीना खोला कि अरे तो महिला बड़ा बढ़िया बात कह रही, और इसीलिए चाणक्य अपना सेना दल लेके चल दिया किनारे। यहां हिमालय क्षेत्र का एक राजा था पर्वतक, उससे भी इसने सहायता लिया और थोड़ा सा क्षेत्र जीत लिया। अब जब किनारे थोड़ा सा जीता तो धनानंद सोच रहा है कि जाने दो, उधर किनारे काम वाला नहीं था, छोड़ दो, रहने दो। फिर और मजबूत हुआ, थोड़ा और मार दिया। अब किनारे से देखो खाना शुरू हो गया। धीरे धीरे जब लगने लगा कि नहीं लगता है ये भी मजबूत है, तो धनानंद का सेनापति भी चाणक्य से मिल गया कि जी लगता है अगला आप ही करा जाएगा, हम पर ध्यान दीजिए। और जब सेनापति मिल गया तो जो व्यक्ति के पास सोचो एक सेना भी नहीं है, जिसके डर से सिकंदर भाग गया है, उस व्यक्ति को केवल एक अनुशासन, केवल एक विश्वास से चाणक्य ने धनानंद को पराजित किया और इस पूरे क्षेत्र का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। और उसी दिन से ये चाणक्य नीति बड़ा नामी हो गई, क्योंकि चाणक्य नीति साधारण नीति नहीं है जिसके पास कुछ नहीं। वो व्यक्ति जिसके डर से सिकंदर भागा है उसको हरा के रख दी और राजा बनाया अपना मनपसंद व्यक्ति, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अब बताओ कैसे धनानंद का पतन हुआ? ये तो लाइन क्लियर है सबका, तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से। धनानंद में धनानंद नीचे डैश के लिखिए, अस्तार लगा के, इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का अंतिम राजा, नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। नीचे डैश तक लिख दीजिए। धनानंद को चाणक्य की सहायता से, धनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। नीचे डैश तक लिखिए। धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण हुआ। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। सब लोग सुनो बोर्ड पर, बढ़िया से 2 मिनट ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। भारत पर देखो पहला विदेशी आक्रमण 2 देश है, एक का नाम दूर में है यूनान और दूसरा का नाम है ईरान। अब आपसे पूछा जाए भारत पर पहला आक्रमण ईरान ने किया कि यूनान ने किया? तो भारत पर पहला आक्रमण ईरान ने किया। आपको बताया था कि ईरानी साम्राज्य को खत्म फिर किया सिकंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरान। ईरान में एक वंश था हखमनी साम्राज्य। हखमनी साम्राज्य, ध्यान दो, जिस समय भारत में 16 महाजनपद का उदय हो रहा था, उस समय ईरान में एक डायनेस्टी थे हखमनी साम्राज्य। और हखमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस साम्राज्य के संस्थापक थे साइरस। राजा का नाम क्या है? साइरस। लेकिन साइरस भारत पर कोई विजय प्राप्त नहीं किया। साइरस का ही उत्तराधिकारी था जिसका नाम था डेरियस प्रथम, और इस डेरियस प्रथम को ही दारा प्रथम कहा गया। देखिए डेरियस प्रथम का ही नाम क्या है? दारा प्रथम। और दारा प्रथम अपना क्षेत्र काफी बढ़ाया।
भारत के सिंधु क्षेत्र जो देख रहे हो, सिंधु नदी का क्षेत्र, इन क्षेत्रों तक डेरियस प्रथम ने अधिकार किया। इस समय कंप्लीट भारत के अंदर नहीं है, पाकिस्तान का क्षेत्र इसने जीता। और डेरियस प्रथम के कुल 24 प्रांत थे, 24 राज्य थे, जिसमें 20वां राज्य भारत का क्षेत्र था। इसका मतलब है कि डेरियस प्रथम पहला राजा है जो भारत पर आक्रमण किया। बाद में आक्रमण किसका हुआ है? यूनान का। यूनान का व्यक्ति किसने आक्रमण किया? सिकंदर। कहां का शासक था? मकदूनिया का। किसका बेटा है? फिलिप का। फिलिप पहला कि दूसरा? फिलिप दूसरा। कई बार चॉइस में फिलिप फर्स्ट सेकंड भी देता है, तो फिलिप दूसरा का बेटा है। मकदूनिया का राजा कौन? सिकंदर। ईरान के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और पूरा क्षेत्र उसका हो। तब यहां भेंट किया तक्षशिला का राजा, गांधार का राजा, बोलो कौन है? आम्बी। और आम्बी उसके साथ हो गया। इसके बाद आपको बताए थे ऊपर का राजा कौन था? पोरस। और तब यहां पर ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कब हमला किया? 326 ईस्वी पूर्व। 3 दूनी 6, याद है सबको? लिख दीजिए जल्दी से। भारत पर विदेशी आक्रमण, नीचे लिख दीजिए ईरान आक्रमण, नीचे हेडिंग दे ईरान आक्रमण। ईरान आक्रमण डैश देके लिखिए भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान आक्रमण हुआ। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान आक्रमण हुआ। ईरान आक्रमण हुआ। नीचे डैश देके लिख दो ईरान में हखमनी साम्राज्य था। ईरान में हखमनी साम्राज्य था। ईरान में हखमनी साम्राज्य था। हखमनी साम्राज्य था जिसके संस्थापक साइरस थे। जिसके संस्थापक साइरस थे। नीचे डैश तक लिखो इस वंश के डेरियस प्रथम, इस वंश के डेरियस प्रथम ब्रैकेट में दारा प्रथम, डेरियस प्रथम ब्रैकेट में दारा प्रथम पहला राजा था जिसने भारत के सिंध प्रांत के क्षेत्र तक, जिसने भारत के सिंध प्रांत के क्षेत्र तक अपना अधिकार किया। जिसने भारत के सिंध प्रांत के क्षेत्र तक अपना अधिकार किया। सिंध प्रांत के क्षेत्र तक अपना अधिकार किया। सिंध प्रांत के क्षेत्र तक अपना अधिकार किया। चलिए नीचे हेडिंग दो यूनान आक्रमण। ईरानी आक्रमण को हिंद, और हिंद माने तो भारत हुआ रही। फारस लिख सकता है, फारस। ईरान का ही दूसरा नाम क्या है? फारस। फारस आक्रमण दे सकता है, हिंद नहीं। हिंद माने भारत हो गया, ठीक है ना? हिंद माने तो ईरान नहीं। ईरान का दूसरा नाम क्या है? फारस। चलिए यूनान आक्रमण, नीचे डैश तक लिख दीजिए भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का हुआ। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का हुआ। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का हुआ। नीचे डैश तक लिखो यूनान में मकदूनिया के शासक, यूनान में मकदूनिया का शासक, मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय के बेटा सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के इच्छा से, विश्व विजेता बनने की इच्छा से भारत पर आक्रमण किया। विश्व विजेता बनने की इच्छा से भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। नीचे डैश देके लिख दो
गांधार के राजा, गांधार के राजा बोलो कौन? आम्भी। गांधार के राजा आम्भी, आम्भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार किया, सिकंदर की अधीनता स्वीकार किया, सिकंदर की अधीनता स्वीकार किया। नीचे स्टार लगाकर डैश के लिख दीजिए। सिकंदर और पोरस के बीच सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे, झेलम, झेलम का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता। झेलम ब्रैकेट में वितस्ता, झेलम ब्रैकेट में वितस्ता नदी के किनारे, नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ। हाइडेस्पीज का मतलब जल के बीच का भाग, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ में पोरस की हार हुई, जिसमें पोरस की हार हुई, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर, जिसमें पोरस की हार हुई परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर, उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने, वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका क्षेत्र वापस लौटा दिया, उसका क्षेत्र वापस लौटा दिया और वहां अपने प्रिय घोड़ा, वहां अपने प्रिय घोड़ा, बोलो घोड़ा का नाम? बुकाफेला। वहां अपने प्रिय घोड़ा बुकाफेला के नाम पर, प्रिय घोड़ा बुकाफेला के नाम पर तथा विजय स्मृति में, विजय स्मृति में बोलो जीत के लिए निकाइयां, निकाइयां का मतलब विजय का प्रतीक, विजय स्मृति में निकाइयां नामक शहर बसाया, विजय स्मृति में निकाइयां नामक शहर बसाया, निकाइयां नामक शहर बसाया, निकाइयां नामक शहर बसाया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में हमला किया, सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया, 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया तथा सिकंदर की सेना, सिकंदर की सेना बोलो कहां से आगे? बहुत इंपॉर्टेंट, ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नीचे डैश देखिए। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में, 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। चलिए अब सुनो ध्यान से। अब यहां से हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड आपको पढ़ना है, इसी लेसन में धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब पार्ट तुम्हारा आ जाएगा। सुन लो अब, पॉलिटी जान के इधर कुछ दिन